Auzubillahi minash-shaytanir-rajim, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको यहाँ पर इस सवाल में 4 नंबर है आपके पर्चा में। मतन की मुनासिबत से किसी एक इबारत की तशरीह करनी है आपने। सबक और मुसन्निफ का नाम भी लिखना है। ये देखिए सवाल नंबर 4 है और ये बलोचिस्तान बुक बोर्ड जो है आपका इंटरमीडिएट का, उसका एक पर्चा है पास पेपर में से, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। इसका एक बड़ा क्वेश्चन है जो कि पाकिस्तान में उर्दू के तकरीबन सभी पर्चों में ये क्वेश्चन होता है कि हम किसी भी दिए गए इक्तिबास हुई मतन की मुनासबत से उसका तारुफ वगैरह पेश करते हुए उसकी तशरीह करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि तुलबा सबसे पहले जब पेपर आपके हाथ में दिया जाए तो आप इसको बगौर पढ़ें और पहचानने की कोशिश करें कि ये आपकी किताब का कौन सा सबक है, किसने लिखा है, सिन्फ सुखन क्या है, यानी कि वो अफसाना है, नॉवल है, कहानियों में से कोई है, आपका अफसाना या नॉवल है, या और भी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। अदबी तहकीक होती है, तनकीद होती है, मिज़ानिगारी, सफ़रनामा, खाका वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो हमने उसको उस तरीके से भी पहचानना होता है। और इसके बाद आपको पेपर के दौरान ही जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना शुरू करें तो अपने हाथ में एक अदद पेंसिल पकड़ा करें और यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे रवादारी, शेवा, कुफ्र इल्हाद, गलबा, डट कर खड़े होना यहाँ पर लिखा हुआ मुहावरा है। इस तरह के अल्फाज को टिक करते जाया करें, रिंग राउंड करें, अंडरलाइन करें और इनके अल्फाज के मायनी आपने देखने होते हैं और साथ साथ उनको अपने जहन में सादा एक इनके तस्वर या तस्वीर बनानी होती है, उसका मायनी ढूंढना होता है। तो आए इसको पढ़ते हैं। मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को अपना शेवा बनाया है, लेकिन जब कुफ्र इल्हाद अपना गलबा हासिल करना चाहता है तो मुसलमान इसके मुकाबले में डट कर खड़ा हो जाता है। बादशाह अकबर की बेजा रवादारी और मुल्क की सियासत में हिंदुओं के अमल दखल की वजह से मुल्क में काफराना तौर तरीके इस कदर राइज हो गए थे कि मुसलमानों की आज़ादी खुद इसके दीनी मामलात में भी ख़त्म हो गई थी। चुनाचा अकबर के आखिरी दौर में हजरत मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए। तो ये 3 से 4 लाइनें आपको दी गई हैं और एक यहाँ पर आपको दूसरा बे दिया गया है। इनमें से कोई एक आपने तशरीह करनी होगी। इसमें यहाँ पर ये देखिए आपके नंबर 10 हैं, 10 नंबर हैं, 2 नंबर आपके हवाला मतन के होंगे और 8 नंबर आपकी तशरीह के होंगे। टोटल 10 नंबर होते हैं। तो मैंने आपके लिए एक पैराग्राफ की कुछ लाइनें आपको समझाने के लिए उसकी तशरीह की है। तो आइए आप देखिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है इक्तिबास की तशरीह, हवाला मतन, मुसन्निफ का नाम, सबक का नाम और सिन्फ सुखन। यहाँ पर आपने आगे इन्हें मुकम्मल करना है। यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, 2 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब ये देखिए, जब हम तशरीह शुरू करते हैं तो तशरीह शुरू करने से पहले हम इक्तिबास की जगह बता देते हैं। ये इक्तिबास सबक के बिल्कुल इब्तदाई हिस्से से या पहले हिस्से से लिया गया है। इसके बाद हम बताते हैं उसका सियाक़ो सबाक। सियाक़ो सबाक का मतलब होता है कि आप इसको मुख्तलिफ तरीकों से लोग करते हैं। एक ये है कि इस सबक के बिल्कुल इब्तदाई वाक़यात को तालिब इल्म लिख देता है, फिर उस सबक के ऊपर अपना व्यू पेश करता है, अपनी राय देता है, फिर ख़त्म कहाँ पर हुआ उसके बारे में बात करता है। और कभी कभी ये होता है कि उस सबक का जो मरकजी ख्याल वगैरह होता है उस पर अपनी राय का इजहार करते हुए तालिब इल्म इस हिस्से को, इस इब्तदाई हिस्से को मुकम्मल कर लेता है।
تو اگر آپ کو یاد ہے کہ اس کے شروع اور آخر میں کیا صورتحال تھی تو اس کو مختصر لکھ دیں، اس کا مرکزی خیال اس پہ اپنی رائے دے دیں تو بھی مناسب ہے۔ تو میں نے یہاں پر ایک رائے والا انداز اپنایا ہے، تو میں یہاں پر ابھی کیا لکھوں گی، اس کی تشریح دیکھیے یہاں پر تشریح سے پہلے یہ ایک پیراگراف ہوگا۔ فیڈرل بورڈ کے جو پرچے ہیں ان پر تو اب یہ جگہ مخصوص کر دی گئی ہیں کہ ہر سوال کی اپنی جگہ ہے، اس پر پہلے سے سوال، اس کا حصہ نمبر، پارٹ نمبر لکھا ہوا ہے، اور آپ وہیں پر کرنے کے مجاز ہوتے ہیں، اور وہ ای شیٹس جو ہوتی ہیں وہی آپ کے پیپر کی انویجیلیٹرز کو یا چیکرز کو، پیپر سیٹرز کو بھیجی جاتی ہیں کہ جو پیپر بناتے ہیں یا چیک کرتے ہیں انہیں۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں، سبق نظریہ پاکستان میں مصنف قیام پاکستان کی ضرورت کو تاریخی حوالوں سے ثابت کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں اور ہندوؤں کی صدیوں پرانی معاشرتی اقدار اور رقابت باہمی کا ذکر کرتا ہے۔ دو قومی نظریہ، قوم اور ملت کی تعریف اور مسلمانوں کی آمد اور مسلم بادشاہوں کے حوالوں کے ساتھ وہ اپنے موضوع کو واضح کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کی موجودہ حالت میں مسلمانان پاکستان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنا اس کا مقصد ہے۔ تو میں نے اس کے اوپر رائے دے دی ہے، اور آخر میں یہ سبق بھی یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ پاکستان کی جو موجودہ حالت ہے اس میں پاکستانیوں کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنی طرف سے اس کو ایسے کر دیا ہے۔ اگر آپ کو پورا سبق لکھنا ہے، شروع میں، ابتدا میں، آخر میں کیا ہوا، تو یہاں پہ دراصل سبق کا خلاصہ ٹائپ آپ لکھ سکتے ہیں، خلاصے کی طرح کی حالت بنا سکتے ہیں۔ آئیے اب آگے دیکھتے ہیں، یہاں پر تشریح ہے۔ ابھی میں یہ اس لیے اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے لکھا ہے، میں اس پیراگراف کی مکمل تشریح نہیں کر رہی، بلکہ میں پہلی 3 لائنوں کی تشریح کر رہی ہوں۔ آپ اگر ایک دفعہ اس کو دیکھیں، یہاں جہاں اس وقت میرا کرسر موجود ہے، جہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے موو کرتا ہوا، یہاں سے لے کر یہ دیکھیے یہاں پر دوسرے صفحے پر میں آ گئی ہوں، یہاں تک میں نے آپ کے پیراگراف کی صرف اور صرف پہلی لائن کی تشریح کی ہے۔ جب ہم یہ اور یہاں پر دیکھیے یہ ایک پیراگراف ہے، اس میں نے اس پیراگراف کی یہ دوسری لائن کی یہ ساری تشریح ہے، پھر میں نے تیسری لائن یہاں سے شروع کی ہے اور یہاں تک پہنچی ہوں، تو یہ 3 لائنوں کی تشریح ہے۔ آپ میرے خیال ہے میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اس میں نہ صرف آپ ان دیے گئے الفاظ اور معنی کو آسان بناتے ہیں اور ان کا الٹرنیٹو یعنی ان کا ایک متبادل آسان لفظ لاتے ہیں، بلکہ آپ اس کی ساتھ ساتھ وضاحت اور تشریح بھی کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی بات پتہ ہے، کوئی حوالہ پتہ ہے، تو آپ یہاں پر اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، مگر زیادہ نہیں لکھنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اپنی بہت زیادہ معلومات کو یہاں پر کوٹ کر دیں گے تو وہ تشریح طلب مزید ہو جائے گی۔ ہم نے تو مصنف کی لکھی ہوئی چیز کو مزید آسان فہم کرنا ہے، نہ کہ اپنی معلومات بھی یہاں پر ایڈ کر دیں گے تو یہ ایک اور چیز بن جائے گی۔ تشریح کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر ایسی تحریر لکھیں یا اس کے اوپر بولیں کہ جس شخص نے اس سبق، کہانی، افسانے وغیرہ کو نہیں پڑھا وہ بھی اس سے کافی حد تک واقف ہو جائے، اور جو اردو کے مشکل الفاظ اور اصطلاحات وغیرہ سے واقف ہے وہ بھی اس کو اچھی طرح سمجھ سکے اور جان لے۔ چنانچہ بہت سے لوگ ٹیچرز یہ سمجھاتے ہیں کہ یہاں آپ قرآنی آیات، حوالہ جات، شعر وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں اس کی مخالفت کرتی ہوں، کیونکہ وہ پھر مزید مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ تو سمجھانا چاہتے ہیں، آپ اسے آسان فہم بنانا چاہتے ہیں، تو ہم نے اس کو اور زیادہ مشکل نہیں کرنا ہوتا۔ آپ چھوٹی موٹی بات کوئی وضاحت کر سکتے ہیں، آپ جیسے کہ میں نے یہاں پر کیا ہے۔ ابھی یہ دیکھیے، یہاں دیکھیں پیپر میں مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا
शेवा बनाया है। इस एक लाइन को मैंने यहाँ पर ये देखिए एक छोटे से पैराग्राफ के अंदर डाला है। ये देखिए, बरसगीर के मुसलमानों ने तकरीबन 1100 साल अपनी अजीम शान हुकूमतों और बादशाहत में बरसगीर के अंदर आबाद जितनी भी कौमें थीं उनको अपने बराबर हकूक दिए, मसावात और इंसाफ और बराबरी का रवैया और सलूक किया। खुसूसन अकबर बादशाह और इसके खानदान के दीगर आने वालों ने, इसके शहजादों ने कभी अपनी रियाया और अवाम में फर्क रवा नहीं रखा। इसी अंदाज़े हुकूमत को अपनाया, अपना तरीका अंदाज और इसको अपना ढंग बनाया। तो ये जो शेवा बनाया है, ये देखिए मैंने ये सिर्फ पहली लाइन या सत्र की यहाँ तक वजाहत की है। अभी देखिए आप यहाँ पर है, ये देखिए, लेकिन जब कुफ्र इल्हाद अपना गलबा हासिल करना चाहता है तो मुसलमान इसके मुकाबले में डट कर खड़ा हो जाता है। तो अभी हम इसकी तशरीह करेंगे। ये देखिए, इंसानी माशरा गवाह है कि जब हम अपने दुश्मन को ढील देते हैं, उनको बराबरी की सतह पर अहमियत देते हैं, बेजा आज़ादी देते हैं, तो वो मुसलमानों को तकलीफ देते हैं। कुफर और शिर्क इन माशरों पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि कुरान भी फरमाता है कि काफिर कभी मुसलमानों का दोस्त नहीं हो सकता, चाहे मुसलमान इंसाफ और रवादारी को अपनाए। मगर मुसलमान भी गाफिल नहीं रहते। मुसलमान इन कुव्वतों के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह डट कर सीना तान कर खड़ा हो जाता है, अपने माल और जान की कुर्बानी देता है। तो ये मैंने दूसरी सतर की इतनी छोटे से इस पैराग्राफ के अंदर मैंने उसकी तशरीह की है। अभी देखिए यहाँ पर, अभी देखिए मजीद आगे क्या लिखा हुआ है। अकबर बादशाह की बेजा रवादारी, मुल्की सियासत में हिंदुओं के अमल दखल की वजह से मुल्क में काफराना तौर तरीके इस कदर राइज हो गए थे। अभी यहाँ देखिए, नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी तीसरी लाइन है इसी की जो मैंने अभी पढ़ी है पेपर से। अकबर बादशाह मुसलमानों की तारीख में एक अजीम शान बादशाह गुजरा है, मगर इसने अपने दौरे हुकूमत में हिंदुओं को न सिर्फ आज़ादी और बराबरी दी, बल्कि उनको अपना करीबी वजीर और ओहदेदार भी बनाया। इनकी औरतों से शादी की, इनकी ख्वाहिशात पर हिंद अजीम में यानी कि हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे तौर तरीके राइज हो गए कि इस्लाम की बका को खतरा लाहक हो गया। बादशाह ने बगैर किसी अशद जरूरत के ख्वा मख्वा इनको मुल्क की सियासत और हुकूमत और इकदार में शामिल कराया या कर दिया, और इनके फैसलों, उनकी मर्जी और मशवरे से मुल्क में मुख्तलिफ फैसले होने लगे। या देखिए उस इक्तबास की मैंने तीसरी लाइन की ये इतनी लंबी तशरीह वजाहत की है। आप मजीद इसी तरह आगे बढ़ सकते हैं और इसी तरीके से तशरीह कर सकते हैं। आपको चाहिए कि ये कम से कम 2 और 3 आपके 3 सफ़हात जो हैं इससे मुकम्मल हो जाएं, तब आपको ये 10 नंबरों में से अगर कोई बहुत अच्छे टीचर हुए तो वो आपको नंबर देंगे इस तरीके से कि वो बहुत अच्छे नंबर हों, 8 या 9 नंबर आप हासिल कर सकते हैं। तो शेर वगैरह मेरे मशवरा माने तो इसमें शेर वगैरह मत दाखिल किया करें, ज्यादा से ज्यादा आसान करें, इसकी वजाहत करें ताकि अगला बंदा इस पैराग्राफ को समझ सके, ना कि आपकी दी गई कुरानी आयात, कोटेशंस, हवालों में, तारीखी वाकयात में इतना उलझ जाए कि असल पैराग्राफ से वो गाफिल हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये तरीका पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आप इसको फॉलो करें, अच्छे नंबर हासिल करेंगे। मैंने 3 लाइनों की यहाँ पर तशरीह की है, आप इसी तरीके से आगे मजीद करें। और मेरे एक स्टूडेंट हैं जो कि बलूचिस्तान ऐसे हैं, वो मेरे ज़ाती नंबर पर मुझे कल वाली तलखीस उन्होंने कर भेजी है अपने हाथ से और उसे खुद से मुकम्मल किया है। मुझे बहुत खुशी हुई है
कि उन्होंने खुद से कोशिश की। आप भी इस पैराग्राफ को मुकम्मल करके मुझे ज़रूर भेजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई जारी रहेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स जो हैं मुझे आगे बढ़ने और आपकी मदद करने पर आमादा करते हैं। और आपके पास एक लाइक का बटन भी होता है, तो आपके टीचर्स आपसे कुछ नहीं मांगा करते, वो सिर्फ आपकी दुआएं और आपकी पसंदीदगी आपके टीचर्स को आपकी रहनुमाई पर तैयार करती है। ठीक है बच्चों, खुश रहें और मेरी दुआएं हैं कि आप अपने इम्तिहानात में बहुत अच्छे नंबर लेकर कामयाब हों। अल्लाह हाफिज।